नमस्कार। हिंदी साहित्य के चैनल हम रंग में पेश है हनीफ मदार की कहानी चिंदी चिंदी ख्वाब का दूसरा भाग। नमस्कार। अम्मा बापू चाहे कुछ भी कहे। छत में लगे पत्थरों से दीपक देर तक ऐसे ही न जाने क्या क्या कहता और फैसले करता रहा। शाम को घर में घुसते ही दीपक को मास्टरनी ने आड़े हाथों ले लिया। क्यों रे, तू जयपुर जाएगा नौकरी करने? कौन कह रहा था? कहते हुए दीपक ने एक तिरछी नजर एक तरफ चारपाई पर शिला की तरह बैठे आनंदी पर डाली। मुझे सपना आया है, तू बता बात सही है या नहीं? मास्टरनी गंभीर होने लगी। दीपक जोर से हंसने लगा। इस पर मास्टरनी के साथ साथ आनंदी भी चौंक पड़े। अरे मैं तो ऐसे ही बापू से मजाक कर रहा था। उस समय कोई मरीज था नहीं तो मैंने बापू को ऐसे ही छेड़ने को कह दिया था और वे सच मान बैठे। तू हमें मत बना। और वो चिट्ठी किसकी थी? आनंदी की जिज्ञासा बढ़ गई थी। मेरे दोस्त की। वो अपने शहर में एक अस्पताल खोल रहा है, उसकी खबर दी है। तो तू वहीं नौकरी करेगा? कैसी बात करती है अम्मा। मैं इसी अपने गांव में एक बड़ा अस्पताल खोलना चाहता हूँ जहाँ सब मशीनें हों, सब सुविधाएं हों, ताकि गांव के किसी भी मरीज को शहर न जाना पड़े। शहरों में बड़ा महंगा इलाज होता है अम्मा। ये सब होने के बाद मैं सस्ता इलाज करूंगा, लेकिन इस सब के लिए पैसा चाहिए होगा बापू। लगातार बिना रुके पूरी बात कहकर दीपक शांत नजरें झुकाए अपने अम्मा और बापू की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। आनंदी ने बेटे की बातें सुनकर डबडबा आई आंखों से दीपक को देखा और कलेजे से चिपक कर लगभग रो पड़े। मास्टरनी के आंसू उनके पल्लू में गिरकर समा गए थे। लेकिन इन मशीनों के लिए तो पैसा तुझे सरकार भी दे देगी, और फिर सरकार को तो फायदा ही होगा, उसे यहाँ अस्पताल नहीं खोलना पड़ेगा। कहते हुए आनंदी फिर चारपाई पर बैठ गए। उनका गला अभी भी भरा हुआ था। अम्मा बापू की ऐसी प्रतिक्रिया पर दीपक मन ही मन खुश हो रहा था। बापू आप भोले हैं, नहीं तो क्या आज तक समझ नहीं पाते कि आजादी के इतने सालों में कोई सरकार वहां अस्पताल बनवा पाई? और फिर कौन जाने कि यहाँ अस्पताल बना हुआ हो और चल भी रहा हो, लेकिन उनके कागजों में, और आप कहते हैं कि पैसा सरकार दे देगी। तो कहां से लाएगा इतना पैसा? इसीलिए मैं तो कहता हूं कि तू बस ऐसे ही डॉक्टरी करता रहे। यहाँ हथेली पर सरसों तो जमती नहीं है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। आनंदी ने अपने भीतर की मंशा जाहिर की। दीपक को लगा बात फिर बिगड़ रही है, इसीलिए वो सिर झुकाकर एक पल बैठा रहा। फिर बोला, बापू मैं सहन नहीं कर सकूंगा जब मशीनों और सुविधाओं के अभाव में किसी को भी मरते देखूंगा। कहकर दीपक ने एक तिरछी नजर मास्टर पर डाली, ये देखने को कि उसकी बातों का बापू पर क्या असर हो रहा है। आनंदी को गंभीर होते देख वो फिर शुरू हो गया, और फिर बापू आज कोई डॉक्टर जादू नहीं करता, शहरों में भी बस मशीन और सुविधाएं ही तो हैं। इसीलिए मैं कुछ दिन नौकरी करना चाहता हूँ ताकि मैं वो सब कुछ कर सकूं जो मैं इस गांव के लिए चाहता हूँ। दीपक सब कुछ एक सांस में कह गया था। सुनकर आनंदी को तसल्ली भी हुई कि आखिर दीपक भी वही चाहता है इस गांव के लिए जिस सपने को वे खुद हमेशा से देखते आ रहे हैं। कम से कम दीपक उनमें से तो नहीं है जो हुनरमंद होते ही गांव से शहर और शहरों से विदेश भाग जाते हैं। यही सब सोचकर उनका चेहरा एक बार खिल उठता अगर ये बात याद ना आती कि दीपक फिर से दूर चला जाएगा। इस विचार ने उन्हें फिर से एक ऐसे दुराहे पर ला खड़ा किया जहां वे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। वे निरीह सी सवालिया नजरों से मास्टरनी की ओर ताकने लगे थे, जैसे वे किसी बड़ी दुविधा में हो और उसका हल मास्टरनी के पास हो। किंतु मास्टरनी तो बाप बेटे की इस बहस में दो फड़ों में बटी हुई थी, एक तरफ ममता, एक तरफ धर्म। वे खुद न दीपक को रोकने की कह सकती थी न जाने की। वे रो पा रही थी न हंस पा रही थी। बेटे को रुकने की कहें तो बेटे का सपना अधूरा रह जाएगा। इस बुढ़ापे में जाने की कहने की ताकत अब नहीं दिखती। फिर भी एक पल की चुप्पी के बाद मास्टरनी ने ही अपनी छाती पर पत्थर रखकर कहा था, ठीक है, बस 2 साल को ही जाएगा तू? तो और क्या हमेशा को जा रहा हूं? कहते हुए खुश होकर दीपक ने मास्टरनी को अपनी बाहों में घेर लिया। अब तू ही बता, जिनके इकलौते बच्चे होते हैं, क्या वे पढ़ाई लिखाई या नौकरी को बाहर नहीं जाते?
अरे हर महीने गड्डी की गड्डी नोट लाते हैं, गाड़ी, आलीशान घर, तभी तो रुतबा बनता है। ऐसे ही मैं भी हर महीने आता रहूंगा। शुरू शुरू में 1 साल तक तो दीपक हर महीने आता रहा था, लेकिन दूसरे वर्ष में वो केवल 3-4 बार ही आया था। लेकिन आखिरी बार गांव लौटे हुए उसे लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया। तब से ही आनंदी, मास्टर हर महीने चिट्ठी डालते हैं और ऐसे ही दीपक का इंतजार कर रहे हैं। अब तो उन्हें भूख प्यास भी नहीं लगती। दिन भर जितने मुंह उतनी बातें। अरे अब नहीं आएगा वो, पैसा ऐसी चीज है सब कुछ भुला देता है। वहां एसी गाड़ी में घूमता होगा, क्या रखा है यहाँ इस गांव में। कोई कहता किसी शहरी परकटी के चक्कर में फंस गया वो। और फिर शहरों में तो आम बात है ये, बिना शादी ब्याह के भी सब कुछ होता है वहां। जब बगल में परी हो तो सुध रहती है किसी माँ बाप की। जमाना ही ऐसा है ससुर। मास्टर जब उड़ती हुई ऐसी बातों को सुनते तो कांप जाते। मास्टरनी से पूछते, मालती क्या हमारा दीपक ऐसा हो सकता है? मेरा दीपक ऐसा नहीं है। अब तुम क्या जानो, न जाने किस काम में फंसा हो। मास्टरनी आनंदी को पहले तो ऐसे हिम्मत देती रही, मगर आनंदी इस 1 साल में शरीर से एकदम से इतने गिर गए कि अब उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। मास्टरनी वैसे तो घूमती फिरती हैं, लेकिन अंदर से एकदम खाली। कई बार उन्होंने सोचा भी मास्टर को लेकर दीपक के पास खुद जाने को, लेकिन शायद आ जाए, लेकिन शायद आज आ जाए, शायद आज। बस इसी में महीनों निकल गए। अब मास्टरनी की हालत ऐसी है कि वे उन्हें लेकर कहीं जाने की सोच भी नहीं सकती। अब उन पर अचेतन सा छाया रहता है। कुएं जैसी आंखों की गहराई अब और बढ़ गई है। सांसों के साथ मजीरे जैसा स्वर मुखरित होने लगा है। शाम के सूरज की तरह सुई में धागा डालने वाली बूढ़ी आंखें भी बोझिल होकर मिच गई हैं। अब कैसी तबीयत है मास्टर साहब की? कहते हुए राम सनेही घर में घुसा है। शाम का गहराता अंधेरा भी दबे पांव राम सनेही के पीछे पीछे घर तक आ गया है। दीपक की कुछ खैर खबर मिली क्या? राम सनेही ने बैठते हुए सवाल किया। आनंदी मास्टर के पैताने बैठी मास्टरनी ने बुझा सा चेहरा राम सनेही की ओर उठाया तो चिंतातुर सूनी आंखों ने राम सनेही को जवाब दे दिया है। जगन वैद्य जी ने क्या कह दिया? राम सनेही ने स्टूल चारपाई के करीब खिसका लिया है। उन्होंने कह दिया है मेरे बस के बाहर की बीमारी है ये। दीपक की पूछ रहे थे, कह रहे थे नहीं आया है तो इन्हें वहीं शहर ले जाओ दीपक के पास। मास्टर के पांव दबाती हुई मास्टरनी की आवाज ऐसे निकल रही है जैसे कहीं दूर से बोल रही हो। इनकी ये हालत है कि तनिक आहट पर कभी कभी तो अपनी सांसों की आवाज से ही आंखें खोल बौखलाए से बाहर दरवाजे की ओर ताकते हुए आ गया, दीपक आ गया, ऐसे बड़बड़ाते हैं। अंतिम शब्द मास्टरनी नाक के स्वर बोल सकी हैं। मास्टर के पैरों पर गिरी 2 बूंदों ने मास्टरनी की आंतरिक मनोदशा को बाहर ला पटका है। रो क्यों रही हो मास्टरनी जी? अब चिट्ठियों का भी कोई भरोसा है? पहुंची भी है कि नहीं? पहुंच जाती तो क्या दीपक रुक जाता? राम सनेही ने मास्टरनी की ढांढस बंधाते हुए एक भरपूर नजर मास्टर के चेहरे पर डाली है। मास्टर अभी भी इन सब बातों से बेखबर अचेतावस्था में गहरी नींद सो रहे हैं। चिट्ठी तो चिट्ठी, अब इस मुसीबत में फोन भी तो नहीं मिलता उसका। मास्टरनी के शब्द घोर निराशा में सर्द हो रहे हैं। मुंह से सांस लेने के कारण मास्टर के खुले मुंह पर आ बैठी मक्खी को हाथ से उड़ाते हुए कह रही हैं, पिछली दफा आया तो खुद ही फोन देकर गया था। कह रहा था अम्मा कोई भी परेशानी हुआ करे तो तुरंत इससे बात कर लिया करोगी। कहते कहते मास्टरनी जैसे कहीं गहरी डूबती जा रही हैं। मैंने तो मना किया था, हमें क्या करना है बेटा, तू अब 2 महीने बाद तो आ ही जाएगा। तो कहने लगा अम्मा अस्पताल में अब काम बढ़ रहा है, हो सकता है ना आ सकूं। मैं तो चाहता हूं कि तुम दोनों भी मेरे साथ शहर ही चलो। अब इतने बड़े अस्पताल की जिम्मेदारी है, उसे ऐसे छोड़ना भी तो ठीक नहीं है। कहते कहते बड़ा हरास हो गया था। कहता था अम्मा समझाओ बापू को, यहाँ इस गांव में कुछ नहीं रखा है, एक बार शहर चलकर तो देखो, तुम्हारे बेटे का कितना बड़ा नाम है। लेकिन इसके बापू नहीं माने। कहने लगे शहरों में डॉक्टरों की कमी नहीं है बेटा,
हाँ, मगर इस गांव में तुझ अकेले डॉक्टर को लोग भगवान की तरह मानेंगे। क्या शहर में ऐसा नाम हो सकता है? इसीलिए तू 2 महीने बाद यहीं आ जा, इस गांव में। आप नहीं मानेंगे, कहकर वो मुस्कुराता हुआ फोन छोड़कर चला गया था।